चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अनकही थकान, दिल में घुटती निराशा और चुप्पी में छिपा एक पूरा जीवन। ये है इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारतीय न्याय व्यवस्था में धीरे धीरे मारे गए एक इंसान, जागेश्वर प्रसाद अवधिया। उम्र 83 साल, लेकिन 39 साल यानी जिंदगी का आधा हिस्सा कोर्ट की तारीखों और बेगुनाही साबित करने में निकल गया। 1986 में मात्र 100 रुपए की रिश्वत का आरोप लगा। अब 39 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जागेश्वर निर्दोष हैं, लेकिन यह बेगुनाही सलाखों के पीछे की सजा से बड़ी सजा लगती है, क्योंकि इस केस ने एक शख्स से जवानी छीन ली, नौकरी खा ली, बच्चों की पढ़ाई रोक दी, रिश्ते टूटे, सम्मान खो गया और आखिर में पत्नी भी छीन ली। मायूस जागेश्वर आज धीमी आवाज में पूछते हैं कि मेरे ये 39 साल क्या कोई मुझे वापस लौटा सकता है? ऐसे ही लाखों जागेश्वर हैं जिनका जीवन भारतीय न्याय तंत्र के दबंग दावों के नीचे हर दिन कुचला जा रहा है। 42 साल से हम केस लड़ रहे, हमें इंसाफ दो, क्यों नहीं इंसाफ नहीं दे रहा? न्याय पर भरोसा टूट रहा है, लेकिन उसका शोर कहीं सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे में जरूरी है कि आज हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम के एक स्याह पहलू जस्टिस डिलेड यानी न्याय मिलने में होने वाली देरी पर बैठकर बात करें, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधानों पर बैठकर ही बात होती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किताबों में यह कानूनी सिद्धांत है, लेकिन यह वाक्य भारत की अदालतों के बाहर लाखों जिंदगियों की हकीकत बन चुका है। चलिए बीते एक साल के ही कुछ मामले देखते हैं। मई 2025, इलाहाबाद हाईकोर्ट कौशाम्बी जिले के लखन सरोज को हत्या के मामले में बाइज्जत बरी करता है। 1977 में गिरफ्तार हुए लखन ने 43 साल जेल में बिताए और रिहाई के समय उनकी आयु 104 साल थी, यानी बिना जुर्म एक पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत गई। मई महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने रामकीरत मुनीलाल गौड़ को रेप और हत्या के आरोपों से मुक्त किया। उन्होंने 12 साल जेल में बिताए। 2019 में पॉक्सो लगने के बाद वो 6 साल फांसी की सजा के साए में रहे। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, पुलिस जांच दोषपूर्ण थी और सबूत गढ़े गए थे, गलत सबूत, लेकिन सही सजा भुगतने वाला एक निर्दोष इंसान, यानी सबूत झूठे थे लेकिन सजा वही पाई जो थी। ऐसा ही एक मामला जनवरी 2026 में आया। केरल हाईकोर्ट ने 2011 हत्या मामले में 14 साल जेल में बिता चुके सीजी बाबू की सजा रद्द कर दी। कोर्ट ने माना उन्हें फेयर ट्रायल का अधिकार नहीं मिला, सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई, लेकिन 14 साल सलाखों के पीछे गुजर गए। इस बीच कुछ बड़े मामले भी सामने आए। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 मालेगांव धमाका केस में सालों बाद आरोपी बरी हुए। अब कुछ आंकड़े भी देखिए जो देश की न्यायिक व्यवस्था की लचर हालत को बताते हैं। दिसंबर में विंटर सेशन के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में बताते हैं कि सर्वोच्च अदालत से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90,000, देश की 25 हाई कोर्ट में 63 लाख और निचली अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मामले लंबित हैं, यानी पेंडिंग हैं। इनमें भी करीब 50 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 10 सालों से अधिक समय से पेंडिंग हैं। कुछ मामले तो 30 साल से 50 साल पुराने भी हैं। वैसे पेंडेंसी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां लोअर कोर्ट्स में ही 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इतने सारे मामले लंबित हैं कि अगर हर मुकदमे को 5 मिनट भी दिए जाएं तो सभी को निपटाने में 466 साल लग जाएंगे, यानी 466 ईयर्स। अब सवाल उठता है कि आखिर पेंडिंग केसेस की संख्या इतनी ज्यादा कैसे और क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह नजर आती है लो जज टू पॉपुलेशन, यानी आबादी के हिसाब से जजेस की कमी। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 21 जज हैं। तुलना करें तो अमेरिका में 150 जज, जबकि यूरोप में 220 जज प्रति 10 लाख हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कमी किसी को नजर नहीं आई। 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था
कि भारत की न्याय प्रणाली की विफलता का मुख्य कारण जजों की भारी कमी है। उस समय आयोग ने सुधार के लिए सुझाव दिए कि प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जज होने चाहिए। आयोग का मानना था कि जब तक जजेस की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक केस डिस्पोजल रेट नहीं सुधरेगा और कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ती रहेगी। वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR ने भी अपनी 2025 की रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय न्यायपालिका में सभी स्तरों पर 5,600 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि हाई कोर्ट्स में वैकेंसी रेट 33% ही दर्ज किया गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर सरकार से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, कीन गवर्नमेंट लिटिगेशन, यानी सरकारी मुकदमेबाजी। दरअसल भारत की अदालतों में 50% ऐसे पेंडिंग केस हैं जिनमें सरकार एक पार्टी यानी पक्षधर है। आपने सुना भी होगा केसेस में पक्षधर यानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एटसेट्रा। इसका मतलब है कि आधा कोर्ट सिस्टम सिर्फ उन केसेस को सुलझाने में लगा है जिनमें सरकार खुद लड़ रही है। इससे अदालतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, यानी बिना बात का बोझ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रिटायर्ड टीचर की पेंशन में 500 रुपए की गड़बड़ी है। विभाग अपने स्तर पर मामले को सुलझाने के बजाय केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है। इसमें टीचर के साथ साथ सरकार का भी लाखों रुपया और कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होता है। इसी को अननेसेसरी गवर्नमेंट लिटिगेशन कहते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमन्ना कहते हैं कि यदि सरकार अनावश्यक मामलों में लड़ना बंद कर दे तो जुडिशरी का आधा बोझ रातों रात कम हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय अदालतों में नए केसेस का आना और पुराने केसेस का निपटारा एक ऐसी दौड़ की तरह है जिसमें नए केस हमेशा आगे निकल जाते हैं, यानी नए केसेस लगातार रजिस्टर होते हैं लेकिन पुराने निपट नहीं पाते। यही केसेस की बढ़ने और न्याय मिलने में देरी की तीसरी बड़ी वजह है, यानी केस क्लियरेंस रेट यानी CCR। आसान भाषा में कहें तो नए केसेस की अधिक संख्या और डिस्पोजल रेट कम होना। न्यायपालिका से जुड़े डेटा का लेखा जोखा रखने वाली संस्था नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी NJDG के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 करोड़ नए मामले दर्ज होते हैं, जबकि अदालतों की क्षमता कम होने से 1.5 करोड़ मामले ही निपट पाते हैं। इससे बैकलॉग बढ़ता है और पेंडिंग की संख्या करोड़ तक पहुंच जाती है। इनके अलावा अदालतों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, तारीख पर तारीख यानी डिले होते चले जाना, लंबी छुट्टियां जैसे कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से न्याय मिलने की चाल कछुए से भी धीमी हो जाती है। लेकिन एक बड़ा कारण अदालत से बाहर खड़ी पुलिस भी है। वो कैसे? केसेस के लंबित होने यानी डिले होने या पेंडिंग होने और देरी से फैसला आने के पीछे पुलिस की लापरवाही यानी पुलिस नेग्लिजेंस बड़ी वजह है। यहाँ पुलिस को कटघरे में खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन केसेस में पुलिस की कार्यशैली और लापरवाही की गवाही तमाम आंकड़े और रिपोर्ट्स देती हैं। इसके लिए हम आपका ध्यान लॉ कमीशन की 239वीं रिपोर्ट और 2003 मलिमत समिति की सिफारिशों की ओर केंद्रित करना चाहेंगे। ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक पुलिस का काम करने का तरीका नहीं बदलेगा यानी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक अदालतों से बोझ कम नहीं होगा और न्याय मिलने की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पुलिस की इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन के कारण अदालतों में कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि, किसी को दोषी साबित कर देना, उसकी दर कम है और पेंडेंसी ज्यादा है। आयोग ने पाया कि पुलिस अक्सर वैज्ञानिक तरीकों जैसे DNA, फिंगरप्रिंट के बजाय केवल मौखिक गवाही पर निर्भर रहती है। ऐसे में जांच अधिकारी सबूतों की कड़ियां जोड़ने में विफल रहता है तो मामला कोर्ट में टिक नहीं पाता। जब जांच कच्ची होती है तो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। जज भी मामले को स्पष्ट करने के लिए अधिक गवाह बुलाते हैं। बार बार सुनवाई टालनी पड़ती है जिससे पेंडेंसी बढ़ जाती है। स्वाभाविक तौर पर न्याय मिलने में देरी होती है। पुलिस और न्यायालय के बीच तालमेल बैठाने के लिए 2002 में जस्टिस मलिमत की अध्यक्षता में एक कमेटी ने लंबित मामलों को कम करने की दिशा में काम किया। कमेटी ने इसके लिए एक समाधान भी दिया। सिफारिश की कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से पूरी तरह अलग कर देना चाहिए ताकि जांच समय पर पूरी हो सके। दरअसल अभी के समय होता यह है कि एक ही पुलिस थाना और वही पुलिस अधिकारी 2 बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करता है। वो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर जैसे दंगे रोकना, VIP सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शांति बनाए रखने, साथ ही दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन यानी सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ करना और चार्जशीट तैयार करने का काम करता है। इसी प्रॉब्लम पर कमेटी ने कहा था कि जब पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर संभालता है तो फाइल छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है।
इससे जांच रुकती है और कोर्ट की तारीखें निकल जाती हैं। ऐसे में कमेटी का मानना था कि जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जिसका काम केवल केस सुलझाना हो। वैसे तमाम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मलिमत कमेटी की ये सिफारिश आज भी पेंडेंसी कम करने का सबसे सटीक फॉर्मूला है। यहां तक कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी मलिमत कमेटी की बातों को तवज्जो दी। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में आदेश दिया कि राज्य सरकारें इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करें। कागजों पर तो कई राज्यों ने इसे अपनाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण एक ही पुलिसकर्मी को दोनों काम करने पड़ रहे हैं। पुलिस नेग्लिजेंस पर हम इसलिए इतना जोर दे रहे हैं ताकि आप समझें कि न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका कितनी अहम है। इसे विष्णु तिवारी के मामले में समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ललितपुर के विष्णु तिवारी पर 2000 में बलात्कार का झूठा आरोप लगा। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के विरोधाभासों की ठीक से जांच नहीं की। नतीजन पुलिस की कमजोर और एक तरफा जांच के आधार पर उन्हें निचली अदालत ने सजा सुना दी। आगे चलकर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस की जांच इतनी खराब थी कि एक निर्दोष व्यक्ति के 20 साल जेल में बर्बाद हो गए। दरअसल होता यह है कि पुलिस के लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते, इसका फायदा जुडिशरी के लोग उठाते हैं। नुकसान हर बार कोर्ट में खड़े उस निर्दोष का होता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में पुलिस 30% से 40% मामलों में समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती। वहीं एक स्टडी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगभग 20% से 25% स्थगन यानी एडजर्नमेंट्स केवल इसलिए होते हैं क्योंकि पुलिस गवाहों को पेश नहीं कर पाती या जांच अधिकारी खुद कोर्ट में मौजूद नहीं होता। इसी का परिणाम है कि भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके खिलाफ पुलिस ने समय पर जांच पूरी नहीं की है। इसी वजह से भारत की जेल्स ओवर ऑक्यूपाइड हैं। यहाँ ऑक्यूपेंसी से 130% ज्यादा कैदी रखे गए हैं। वैसे न्याय में देरी केवल कानूनी प्रक्रिया की सुस्ती मात्र नहीं है, इसका असर पीड़ित और आरोपी दोनों पर पड़ता है। लेकिन सबसे बुरा प्रभाव आम आदमी और गरीब झेलता है। भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जस्टिस VR कृष्णा अय्यर अपनी किताब लॉ एंड लाइफ में लिखते हैं कि सबसे छोटे और गरीब आदमी के लिए कई बार जुडिशियल प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाती है। सजा तो बाद में मिलती है, लेकिन निर्णय की प्रतीक्षा ही अपने आप में एक भयानक दंड बन जाती है। ऐसे में जस्टिस अय्यर इस बात की अक्सर वकालत करते हैं कि बेल नियम होना चाहिए और जेल अपवाद। CJI जस्टिस सूर्यकांत का 24 जनवरी 2026 को दिया गया ये बयान सुनिए। Whose land is being seized or a student wrongly denied admission, justice delayed is not justice denied, it is justice destroyed. The High Court's ability, therefore, to stay an executive action at the very first hearing is often the only real access the citizen ever experiences. वास्तव में न्याय में देरी एक न्यूट्रल समस्या नहीं है, ये क्लास बायस्ड नजर आती है। अगर केस लंबा चलता है तो गरीब और हाशिए पर रहने वाले समाज के लोग सिस्टम से ही बाहर होने लगते हैं। उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। कोर्ट फीस, वकीलों का खर्च और बार बार कोर्ट आने जाने का किराया उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म कर देता है। अमीर केस को खींच सकता है, गरीब नहीं। भारत की जेलों में पड़े अंडर ट्रायल कैदी कई बार जेल में उस अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय काट लेते हैं जो उन्हें दोषी साबित होने पर मिलती। इस बात पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए। समाज तो उन्हें जेल के मेन गेट के अंदर जाने के साथ ही अपराधी घोषित कर देता है। राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के रिसर्च पेपर में बताया गया है कि लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 78% लोग इमोशनल डिस्ट्रेस और एंजाइटी के फेज से गुजरते हैं। ऐसे ही लोगों का कानून से भरोसा टूटता है, फिर वो कानून से बाहर समाधान खोजते हैं। न्याय में देरी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय क्षति भी है। भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा था कि कोर्ट डिलेज और पेंडिंग लिटिगेशन के कारण भारत को अपनी GDP का लगभग 1.5 से 2% सालाना नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान वक्त यानी समय का होता है, क्योंकि जो समय अदालतों में बेगुनाही साबित होने में बीत जाता है वो किसी भी फैसले से वापस नहीं आ सकता। लेकिन सिर्फ शिकायत ही नहीं है, कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं।
न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए दोनों ही कई लेवल्स पर काम कर रहे हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। सरकार का ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 में पहुंच गया है। इसका लक्ष्य अदालतों को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना और डिजिटल कोर्ट्स प्लेटफॉर्म विकसित करना है, जिससे जजेस का काम आसान होगा। अब तक 3,81,00,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा चुकी है। साथ ही 99.5% कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ गए हैं। बीते साल ही सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया। 4 अप्रैल 2025 को सरकार ने एक निर्देश में बताया कि सभी राज्य मुकदमेबाजी से बचें, मिनिस्ट्रीज अनावश्यक अपील से बचें और हर केस में ज्यादा से ज्यादा 2 एडजमेंट्स की सीमा तय करने को कहा। इसके अलावा लोक अदालतों का एक्सपेंशन किया जा रहा है। सितंबर 2024 में नेशनल लोक अदालत में एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। ऐसे में जरूरी है कि एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी अदालत के बाहर आपसी समझबूझ से फैसले को बढ़ावा देना होगा। ये विवादों को सुलझाने का एक ऐसा तरीका है जहां जज लंबी तारीखें और जटिल कानूनी दांवपेच नहीं होते। इसे बिना लड़े जीत का रास्ता भी कहा जा सकता है। सही मायने में एडीआर वो एक्सप्रेस वे है जो अदालतों के ट्रैफिक को कम कर सकता है। हालांकि सबसे जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया को इतना सरल और सहज बनाया जाए कि आम आदमी कोर्ट रूम में जाने से घबराए नहीं। खासकर पीड़ित व्यक्ति की घबराहट तो दूर करनी ही चाहिए। सच्चाई ये है कि अदालतें कहती हैं कि अगली तारीख लीजिए, जैसे कोर्ट कोई रेलवे स्टेशन हो जहां ट्रेन हमेशा लेट आती है। एक इंसान जब अदालत के दरवाजे पर खड़ा होता है तो वो किसी तारीख का इंतजार नहीं करता, वो इंसाफ का इंतजार करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही फिर किसी जरूरी मुद्दे पर बैठकर बात करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जस्टिस डिलेड पर क्या सोचते हैं, साथ ही किन मुद्दों पर बैठकर बात करनी चाहिए। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।